तो जैसे कि हमसे आपने पहले ये भी बात की थी, हमने बात की थी कि हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ज़्यादा टाइम वो करके नहीं, क्योंकि मेरा तकरीबन 4 से 5 बार है जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना लेक्चर। सबसे पहली बात है व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग के अंदर आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ क्या है? मास नंबर बढ़ जाना, इंक्रीज नंबर बढ़ जाना, इसको बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ कैसी है? बोथ लिविंग के अंदर भी होती है, नॉन लिविंग के अंदर भी होती है। बोलो किसके अंदर होती है? बोथ लिविंग के अंदर, नॉन लिविंग के अंदर भी होती है। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि दोनों के अंदर होती है, लिविंग के अंदर भी होती है। कुछ लिविंग ऐसे हैं जिसके अंदर एक्सेप्शन है, जैसे कि इनफर्टाइल कपल हो गया, म्यूल्स हो गया, वर्कर भी हो गए, स्टेराइल, तो वो सब के अंदर मेरे पास रिप्रोडक्शन नहीं होती है। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये इस पर आपको सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी, इस पर ज़्यादा फोकस रखना जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। आपको क्या रखना है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आप याद रखिए, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सम टोटल नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर बॉडी के अंदर होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या हुआ, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये आपको प्रोवाइड करने को मिलेंगे, यानी कि इन दोनों के अंदर ही प्रोवाइड आपको दिखाई देगी। कॉन्शियसनेस क्या कहते हैं, जिसको एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए जो भी चीज़ है उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, जो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? यूनिसेल्युलर के अंदर, मल्टी सेल्युलर के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस बना के रखना है, ये ह्यूमन के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती, ह्यूमन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेल ऑर्गेनाइजेशन ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, दोनों के अंदर देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन, एक बात अपने दिमाग में फिट करो, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों के अंदर होता है, लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर रिप्रोडक्शन साथ ही साथ ग्रोथ के साथ होता है। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर दोनों एक साथ नहीं होते, मल्टी सेलुलर के अंदर दोनों एक साथ नहीं होते। अब आती है बात रिएक्शन की। जो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में होती है वो लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है, इज़ अ नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। फोटोपीरियडिज्म, अगर आप देखेंगे रिप्रोडक्शन सीजनल ब्रीडर के ऊपर बहुत प्लांट्स एनिमल्स के अंदर होते हैं। प्लेनेरिया, ये आपका फ्लैटवर्म में वी ऑब्जर्व द रीजनरेशन, आपको प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलता है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूट सेल, सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ सेल आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म बट अराइज ड्यू टू द इंटरैक्शन द पेशेंट लाइंग इन कोमा, नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस। आपको याद रखना है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू है वो प्रेजेंट नहीं होंगी कंस्टिट्यूट ऑफ सेल के अंदर, और जो सेल की प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर, वो जो है ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी, यही बात इसके अंदर बताई गई है। बस इनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। द पेशेंट लाइंग इन कोमा, उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए आप, जो पेशेंट आपका कोमा के अंदर है उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पास में फ्यूचर में रहेंगे तो वो कॉमन किससे दिखते हैं, ताकि वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं, इस वजह से कॉमन दिखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और साथ ही साथ इंटरैक्टिव द सिस्टम कैपेबल रिस्पॉन्डेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए ये प्रॉपर्टी लिविंग के अंदर ही पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी में आप नंबर याद रखिए, 1.5 1.7 से लेकर 1.8 तक मिलियन तक स्पेसीज आपको नो करने को मिलते हैं डिस्क्राइब रेंज के अंदर। अब ये जो जितने भी पॉइंट यहाँ पर बताए गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको दिमाग में रखें। एज अ लोकल नेम्स वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस, देर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंडिंग द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देर इज प्रोसेस इज नॉमेनक्लेचर। किसी लोकल नेम्स का, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? लोकल नेम्स। और कैसा? प्लेस टू प्लेस, देर इज़ अ नीड इज अंडरस्टैंडिंग द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देर इज प्रोसेस। इस तरीके के नेम को, इसके अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बिफोर द नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन शुड बी डन। नॉमेनक्लेचर से पहले जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो है आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है। सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करते हैं और क्या करते बोलो? कैरेक्टराइजेशन करते हैं और क्या करते बोलो? क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इट इज कॉल्ड बी, उसका नाम रखते हैं, इट इज कॉल्ड बी नॉमेनक्लेचर। वो 4 चीज़ें वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लाइन की पूछी गई कि सबसे पहले क्या करते हैं। आइडेंटिफाई
scientific name are based on a agreed principle. Their criteria provided in ICBN. ICBN का लॉन्ग फॉर्म पता होना, इंटरनेशनल कोड फ्रॉम बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए फ्रॉम जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, दोनों के लिए क्लियर रखिए। इसके अंदर एक्सेप्टेड सिस्टम किसका इस्तेमाल किया गया था? टू सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसको कहते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कुछ का एक्सेप्टेड थ्योरी हुई तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर कैरोलस लीनियस की सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ईच साइंटिफिक नेम हैज़ टू नेम्स, दोनों साइंटिस्टों के दो नाम, एक तो उसका जेनेरिक नेम होता है और एक उसका स्पेसिफिक एपिथेट होता है जो कि जनरली लैटिन में होता है। अब क्वेश्चन के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस ये करना है जो कि PYQs के अंदर भी पूछा गया है। इस पैराग्राफ को आप अपने दिमाग के अंदर पढ़ के, जो डाइवर्सिटी, इससे हर एक साल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी ऐसे बात नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, पीछे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है मैंगो का केस। मैंगो का केस क्या है बताओ? मैंगो का नाम है, साइंटिफिक नेम इट इज़ कॉल्ड मैंजीफेरा इंडिका, जो कि स्टार्टिंग का जो नाम है इसको हम जीनस कहते हैं, लेक्टोरबिया इंडिका इट इज स्पीसीज, और जो लिंग दिया वाला है साइंटिफिक नेम है। जीनस से स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर, ठीक है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटालियन, शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, और साइंटिफिक नेम जो होते हैं उनको अंडरलाइन किया जाता है। तो ये लाइन भी आपको याद रखना, नेम ऑफ ऑथर, जो नेम ऑफ ऑथर होता है, जो जिसने काम किया है, जैसे कि कैरोलस लीनियस का नाम क्या है? लीनियस, तो आखिरी में लीन आया है, देखो आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लीन आया है, इसलिए आपको ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट लेते हैं। क्लासिफिकेशन दूसरा जो है वो है मेन प्रोसेस नोमेनक्लेचर के अंदर। क्लासिफिकेशन प्रोसेस बीच एनीथिंग ग्रुप बाय द कॉन्वर्टेड कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर रखा जाता है क्लासिफिकेशन प्रोसेस के बाद। द साइंटिफिक टर्म्स ऑफ दिस कैटेगरी इज टेक्सा, टेक्सा इसे कहा जाता है कि जो टर्म्स ऑफ कैटेगरीज है उसको टेक्सा कहा जाता है। डॉग, कैट्स, मैमिल, प्लैट्स, hence based on a characteristics all living organisms can be classified into different taxa. This process is और टेक्सोनॉमी। तो ये आपको याद रखना है कि सब किसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी, कि ऑन द बेसिस ऑफ किस पर, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है डिफरेंट टेक्सा के अंदर, उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सा इंडिकेट क्या करता है? कैटेगरी इंडिकेट करता है। देखो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कैटेगरी क्या इंडिकेट करता है? कैटेगरी इंडिकेट करता है। एट अ वेरी डिफरेंट लेवल एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट बाय टेक्सा एंड डिफरेंट लेवल, ठीक है। टेक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इट इज़ कॉल्ड बी सिस्टमैटिक्स। किसको मिला दे दो बताओ, किसको मिला दिया? टेक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अगर मिला दिए तो क्या बनता है आपको बताओ? सिस्टमैटिक्स बनता है। क्या बनता है? सिस्टमैटिक्स बनता है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड सेल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेस ऑफ द मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़, कैरेक्टरिस्टाइज, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर बेस ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। जो मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी हो गया, सेल का स्ट्रक्चर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये सब प्रोसेस और इसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इस बेस पर क्या आती है? बेस ऑफ अ मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडी पर की जाती है, ठीक। आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आप इसको जल्दी जल्दी रिवीजन करें, और रिवीजन के अंदर हमेशा याद रखें जितना आप फास्ट रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, लेकिन मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो ही बेटर होगा। अगर आपने 5 बार नोट्स पढ़ लिया तो आपका लिविंग वर्ल्ड आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। 10-10-15 मिनट के अंदर सिर्फ पेज ये देखते रहो, बस देखने से भी काम होगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लिख लिख के याद करें, लेकिन याद ज़रूर करें, ठीक है। हर एक लेक्चर के बाद अपने रिवीजन की बुक को उठाए, रिवीज करें, और शॉर्ट रिवीजन के लिए ये आपको प्रोविज़न मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ। इस वीडियो को देख ले या फिर ऑफलाइन मोड में आप बाय कर ले तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम थर्ड नंबर पर, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि छोटा सा है। ईच स्टेप जितनी भी होती है क्लासिफिकेशन की उसको क्या बोलते हैं? कैटेगरी बोलते हैं या फिर रैंक कहते हैं, ठीक है। हर एक के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी क्लासिफिकेशन के अंदर रैंक है उसको स्टेप को क्या बोलते हैं? रैंक या फिर कैटेगरी। इज़ अ पार्ट ऑफ अ टेक्सोनॉमी, हैज़ अ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ये पार्ट टेक्सोनॉमी का पार्ट है, इसलिए टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हम इसे कहते थे। और जितनी भी कैटेगरीज है उसको टेक्सोनॉमिकल हायरार्चिया बोलते हैं, हायरार्चिया भी बोल सकते, जो भी बोलना है। अब जितने भी मेरे पास कैटेगरीज है वो कितनी है? 7 कैटेगरीज है। सब कैटेगरीज इसके अंदर डिवाइडेड है जो कि साइंटिस्ट ने डेवलप की हुई है। नंबर ऑफ कॉमन कैटेगरीज डिक्रीज इन अ स्पेस, जैसे हम जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैटेगरीज क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ईच रैंक ऑफ टेक्सा, ईच रैंक ऑफ टेक्सा इफेक्ट द रिप्रेजेंट क्लासिफिकेशन को इफेक्ट करता है। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब अगर आगे के इस पर बोले तो हम चलने के लिए तैयार है, या आप अपने इससे भी देख लीजिए रिवीजन के अंदर, बहुत आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है।
अगर आप देखेंगे पूरे केस के अंदर तो आपको ये 7 दिए वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 के साथ क्या है आपकी कैटेगरी है। आपको पढ़ना कैसे है, नीचे से पढ़ना है। स्पेसिस होगी सबसे पहले आपकी, स्पेसिस हो गई, जीनस हो गया, फैमिली हो गई, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, फाइलम हो गया, किंगडम हो गया। आपको स्पेसिस से पढ़ना है, ये लोएस्ट कैटेगरी है। इससे कंपैरिजन होगा तो इसे कॉल्ड भी जीनस। जो रिलेटेड स्पेसिस है उसको हम बोलते हैं स्पेसिस। तो उसको उसका एक कॉमन जीन होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्पेसिस किससे रिलेट कर सकते हैं हम, जीनस से। स्पेसिस मिलेंगे तो उसका एक कॉमन टर्म बनेगा, उसको बोलेंगे जीनस। जीनस आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलेंगे फैमिली, फैमिली आपस में मिलेंगे तो ऑर्डर, ऑर्डर आपस में मिलेंगे तो क्लास, क्लास आपस में मिलेंगे तो फाइलम, और फाइलम आपस में मिलेंगे तो किंगडम बढ़ेगा। लेकिन इसके अंदर आपको याद रखना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बढ़ता है। यानी कि स्पेसिस के अंदर सबसे लोएस्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है और सबसे बेसिक कैटेगरी क्या है हमारे पास, स्पेसिस है। ऊपर जाते रहेंगे तो आपकी क्या बढ़ते रहेंगे, इट इज़ कॉल्ड भी कैटेगरी बढ़ती रहेंगी। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको जो डब्बा दिया वाला है आपके एनसीईआरटी में दिया वाला है, मुझे ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो हम याद कर लेते हैं, जैसे होमो सेपियंस हो गया, होर्सफ्ले हो गया, मोस्का डोमेस्टिका हो गया, मैंगो के अंदर मैंजोफेरा इंडिका हो गया, वीट के अंदर ट्राइटम एस्टिवम हो गया। तो इसके अंदर आपको जीनस भी याद हो जाते हैं, बायोलॉजिकल नेम भी याद हो जाते हैं, लेकिन आप कहाँ पर जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं वो ही है, इट इज़ कॉल्ड भी फैमिली के अंदर, और इट इज़ कॉल्ड भी मैंगो के और वीट की फैमिली जो है फैमिली के अंदर, और ऑर्डर के अंदर सेपेंडल्स और पोएल्स। ठीक है, इसके अंदर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस पर भी आप ज़्यादा फोकस दें कि जहाँ बात आएंगी किसकी, फैमिली की, और फैमिली किसकी, मैंगो की, तो मैंगो की फैमिली का नाम क्या है, अनार्किडेसिया। ऑर्डर की बात करेंगे तो सेपेंडल्स, ऑर्डर की बात करेंगे तो सेपेंडल्स। वीट की बात करेंगे तो वीट के अंदर क्या है, पोएसी, क्या है वीट के अंदर, पोएसी। और ऑर्डर क्या है, पोएल्स, ऑर्डर क्या है, पोएल्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद रखना है क्लास, क्लास भी बड़ा सिंपल है, कैसे याद रखेंगे, डाइकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स। अब डाइकोटिलेडन्स मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बता दूँ, जब भी आप है ना मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स का जब भी वर्ड आता है ना, जब भी कहाँ पर भी आएगा तो उसमें सबसे पहले आएगा डाइकोटिलेडन्स। मैं आगे की भी लेक्चर के अंदर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हमने शॉर्ट टाइम के अंदर पूरी एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ा है। ठीक है, तो वो भी अपने दिमाग के अंदर रखो, डाइकोटिलेडन्स ये आपका हमेशा पहले आता है, इसलिए यहाँ पर भी पहले है। तो आपको याद रखना है कि मैंगो के अंदर डाइकोटिलेडन्स है और इट इज़ कॉल्ड भी वीट के अंदर मोनोकोटिलेडन्स है, और दोनों एंजियोस्पर्म है ही, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये डब्बा आपको वैसे भी पता था, लेकिन अब इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं फिर भी। अब यहाँ पर आपने पूरे पढ़ा हुआ प्लांट्स के, एनिमल्स के। ठीक है, तो लियोटेग्रिस पार्डस, ठीक है, इससे बनता है पैंथेरा। ठीक है, फिलिस से बनता है फेलिडिया, कैनेडिया से बनता है कैनोरा, सॉरी कैनेडिया, ये आपकी पूरी वो है सारे के सारे ये। लियोटिग्रिस पार्डस से पैंथेरा बन गया। ठीक है, फेलिस से फिलिडिया बन गया। अब कैनेडिया कार्निवोर, प्राइमेटा मेमिलिया, एमिस रेप्टेलिया से कॉर्डेटा बनेगा, नॉन कॉर्डेट से एनिमल बनेगा। तो ये सब एक सीरीज़ में आ गए। इसी को हम कैसे बताते हैं कि फेलिस क्या है, ये आपका जीन है, फेलिडिया क्या है, ये आपकी फैमिली है, ऑर्डर क्या है आपका कार्निवोर है, क्लास क्या है मेमिलिया है, फाइलम क्या है कॉर्डेटा है, और किंगडम क्या है एनिमलिया है। इसी तरीके से प्लांट के अंदर ट्यूबरकुलोसम नैग्रम, इट इज कॉल्ड भी मेलोजिना, इसका जीनस क्या है सोलेनम। दटूरा और पुटीनिया क्या है, ये आपका सोलेनेसी, ये फैमिली है। कॉन्विल्यूसी ये क्या है आपका पोलिमोनियलिस है। ठीक है, सेपेंडल्स क्या है आपके, सेपेंडल्स ये आपके डाइकोटिलेडन्स है। मोनोकोटिलेडन्स क्या है आपके एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है आपका, इट इज़ कॉल्ड भी प्लांट है, यानी कि किंगडम। तो आपको ऐसे याद रखना है कि प्लांट के अंदर ट्यूबरसोम नैग्रम और इट इज़ कॉल्ड भी है मेलोजिना। तो दतूर और पिचिनिया क्या है ये आपका, इट इज कॉल्ड, बोलो दतूर और पिचिनियम क्या है, सोलेनेसी फैमिली। जीनस क्या है आपका, ये तीनों क्या है आपके जीनस, जैसे लियो टिग्रिस पार्डस ये आपका पैंथेरा। तो पैंथेरा क्या था, जीनस था, क्या था पैंथेरा, जीनस था। इसी तरह ट्यूबर्स निग्रम मोलिनो, इसका क्या है सोलेनम, लेकिन ये क्या है जीनस है, ये क्या है जीनस है। उसके बाद दतूरा प्रोटीन है, ये आपका सोलेनेसी है, लेकिन ये क्या है फैमिली है। कॉन्वोल्यूसी ये क्या है पोनिमिनियल्स है, लेकिन इसके अंदर क्या है ऑर्डर है। सेपेंडल्स ये क्या है डाइकोटिलेडन्स, ये क्या है आपका क्लास है। मोनोकोटिलेडन्स ये क्या है आपका, इट इज कॉल्ड भी है एंजियोस्पर्म है, लेकिन क्या है फाइलम है। जिम्नोस्पर्म ये क्या है आपका प्लांटे है, ठीक है, लेकिन ये क्या है किंगडम है। तो इससे आपको पूरा याद हो जाएगा। इसके अंदर आपको याद रखना है द वर्ड सिस्टमैटिक डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मीन्स इट इज़ कॉल्ड भी सिस्टमा। अरेंजमेंट सिस्टमिक को बोलते हैं हम सिस्टमैट। ठीक है, हायर कैटेगरीज greater and difficult to determine the relationship of other texts at same level, hence the problem of classification being more complex। ये आपको पता है। अब ये तो बड़ा आसान है यार याद करना,
जैसे कि 8 सारे के दिए वाले प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी, ये आपको याद है टैक्सोनॉमिक स्टडी, और आप सीक्वेंस से याद रखें और अपने ना पूरे चैप्टर का इंडेक्स फॉर्म बनाए। जैसे कि इसके अंदर 7 है पूरे, तो अपने ना बुक के अंदर लिख दे या फिर एक पेज के अंदर लिख दे कि इस चैप्टर के अंदर 7 इंडेक्स पॉइंट है, और उसको इंडेक्स वाइज रिवाइज करे, हर एक पॉइंट को रिवाइज करते रहे, तो आपके 5-10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर को रिवाइज होगा। आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसको याद रखने का नाम क्या है आपका डीपीपी। डीपीपी क्या है आपका, इट इज़ कॉल्ड बी ड्राई है, इट इज़ कॉल्ड बी प्रिजर्व्ड है, प्रोस्प्रेस्ड एंड पेस्टेड है। ये शीट होती है जिसको हम लेबल करते हैं इन्फॉर्मेशन स्पेसिमेन। हेर्बेरियम हो गया। फ्लोरा क्या होता है, प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लिविंग रेफरेंस ईच प्लांट इन लेबल इन लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन न्यू, इंग्लैंड के अंदर है सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, इंडिया के अंदर हावड़ा के अंदर है। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड के अंदर मोनोग्राफ क्या होते हैं, मोनोग्राफ वो कंटेन करता है कि एक टेक्सा के अंदर इस्तेमाल हो, तो मोनोग्राफ की क्या होता है, एनालिटिक in नेचर होता है, बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग के जो हम कपलेट के अंदर इसको रखते हैं हमेशा, फिर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़ पर बेस्ड होती है, इसलिए इसकी ई स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। की जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, ये भी आपको पता है, जूलॉजिकल पार्क फ्रॉम गिफ्ट इन द नेचर इन्वायरमेंट के अंदर रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क। मैनुअल क्या होता है, मैनुअल होता है यूजफुल फ्रॉम प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम स्पेस फाउंड इन किस गिवन एरिया के अंदर कितनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको बोलते हैं मैनुअल। म्यूजियम क्या होता है, जनरली सेटअप स्कूल्स के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो प्रिजर्व प्लांट और एनिमल को रखा जाता है, लार्ज एनिमल्स को भी स्टफ्ड किया जाता है, और इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स के अंदर रखा जाता है, इसको बोलते हैं म्यूजियम। तो आप अपनी इससे भी 2-3 बार इसको अपने इससे रीड करें, अदरवाइज़ मैंने रिवाइज कर दिया है, मैंने कई बार बता दिया है ये आकाश का बहुत अच्छा है, या अपने ऑफलाइन मोड बन के मेरे साथ भी रिवीजन कर सकते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखते हैं, लेकिन फर्स्ट लेक्चर आपका लिविंग वर्ल्ड का ख़त्म हो चुका है। आप इसको कई टाइम्स भी देखेंगे तो आपको आसानी मिलेगी। फास्ट रिवीजन हमने कराया है, और सबसे फास्टेस्ट रिवीजन इस वक्त का कि 15-20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आप ये बाय कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी डिमांड आती है तो ही जाकर मैं इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूँगा, इसका PDF अपलोड करा दूँगा। अदरवाइज़ अगर आपका मन नहीं है कि भाई यार ये ऑफलाइन में होना चाहिए था और कलरफुल होना चाहिए, तो ये बहुत बहुत आपको जो है महंगे पड़ेंगे। लेकिन हाँ इतना है कि अगर जिसको लेना है तो वो ले सकता है, लेकिन हाँ इतना है कि बोलने का मतलब कि अगर आप ऑनलाइन में भी लेंगे तो ऑनलाइन में अभी कोई ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, मैं आपका PDF अपलोड करा दूँगा, मेरा ये प्रॉमिस है। लेकिन सबसे पहले आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है, कई मल्टीपल टाइम्स देखना है। लिविंग वर्ल्ड आपका चैप्टर हो चुका है, और इसी के साथ साथ लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जो कि मैं शाम तक अपलोड करवा दूँगा। बार बार लेक्चर को देखते रहे ताकि आपका रिवीजन बेस्ट हो। तो होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।